नमस्कार, नमस्ते। सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। आज हम लोग घटनासार के तहत योजनाएं, आयोग अथवा समितियां, सम्मेलन और पुस्तकों को देखेंगे। साथियों, आज आप लोगों को बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं क्योंकि वीडियो दिन में शूट कर रहा हूं। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। साथ ही और जो दिक्कत है वो ये कि घटनासार का अंत समय रहते नहीं हो पाया है, कुछ विलम्ब हुआ है, उसका मुझको एहसास है। लेकिन साथियों, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मैं इसको समय से उपलब्ध नहीं करा सका, लेकिन आज इसका खात्मा कर दिया जाएगा रात में। तो इसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे और अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथियों, एक और सूचना कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एकदम अचूक मारक सामग्री उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा। निश्चित ही आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा उससे। तो साथियों, विलम्ब होने के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और शुरू करते हैं हम लोग। मिशन वात्सल्य। हर बच्चे का बचपन स्वस्थ और खुशहाल करना इसका उद्देश्य है। जी हाँ साथियों, विभिन्न प्रकार के अभियान चला के या फिर उनका पोषण सुनिश्चित करके उनको खेल संबंधी गतिविधियाँ कराने खेल संबंधी जो गतिविधियाँ हैं उनको अंजाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करके उनके बचपन को जो है एकदम निखारना, इस तरह की भावना के तहत इस मिशन वात्सल्य को अंजाम दिया जाएगा। पूर्व नाम इसका था एकीकृत बाल संरक्षण योजना, 2009 में शुरू की गई थी। केंद्र की योजना थी मित्रों, हालांकि है अब भी केंद्र की योजना, लेकिन अब जो है 5 जुलाई 2022 को इससे संबंधित राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ साथियों, इसीलिए यह चर्चा में रही है। इसमें साथियों, राज्य और केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वित्त पोषण का, वो 60:40 सामान्य राज्यों में है, मतलब बड़े राज्यों में, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन कम है, लोगों की आय कम है, वहाँ पर 90:10 रहेगा। केंद्र और राज्य के बीच अनुपात। साथियों, लगातार इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि जो बैकग्राउंड में आवाज़ें हैं वो आपको कम से कम प्रभावित करें। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। जी हाँ मित्रों, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने इसकी घोषणा की। कालाबाजारी और चोरी को रोकना है। किसकी चोरी को? जो उर्वरक हैं, यूरिया हो गया और इधर डीएपी हो गया, ये सब जो कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं वही उर्वरक हैं। तो उनकी कालाबाजारी और चोरी को रोकने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? जो पैकेट रहेगा उर्वरक का, उसके 2/3 स्थान पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो, जी हाँ, मोदी जी का चेहरा भी उस पर रहेगा, हालांकि इसकी आलोचना भी हो रही है, तो वो लोगो रहेगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि इसको जो है सरकार के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो इससे क्या होगा? जो नकली जो सामान है बाजार में आता था अभी तक, वो किनारे हो जाएगा। अब कितना होगा वो समय बताएगा। निजी और सार्वजनिक कंपनियां दोनों के लिए यह शर्त अनिवार्य है, इतना याद रखना है। तो इसमें और कुछ विशेष प्रावधान नहीं है, बस यही प्रावधान है कि अब जो है बोरी बदल दी जाएगी उर्वरकों की। उस पर जो है 2/3 हिस्से पे मोदी जी का फोटो रहेगा, बाकी छोटा सा हिस्सा कंपनी का रहेगा, जिस पे नाम रहेगा कंपनी का, फिर चाहे वो सरकारी हो या फिर वो निजी। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मोदी जी ने लॉन्च की। याद रखना है, प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को मॉडल के तौर पे निर्मित किया जाएगा। जी हाँ, 2 ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे प्रत्येक ब्लॉक में जो अन्य स्कूलों के लिए एज ए रोल मॉडल कार्य कर सकें। उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, फिर वो चाहे सुविधाएं शौचालय से संबंधित हों, चाहे शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित हों, या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों। याद रखना है, आधुनिक तकनीकी से लैस किया जाएगा विद्यालयों को।
और हाँ, टीचरों को भी पीछे नहीं छोड़ा गया, एकदम प्रशिक्षित टीचर रहेंगे, योग्य तो होते ही हैं टीचर सरकारी स्कूलों में। स्माइल 75 योजना महत्वपूर्ण है मित्रों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, याद रखना है कौन है, वीरेंद्र कुमार जी हैं। इन्होंने स्टार्ट की है, 2022 में स्टार्ट की गई है, अगस्त में। क्या है उद्देश्य इसका, भिक्षावृत्ति के समाप्त करके और जो भिक्षा मांगने वाले लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनके लिए व्यापक पुनर्वास स्थापित करना, पुनर्वास को बढ़ावा देना। पुनर्वास के लिए केवल घर ही उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सरकार के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की सहायकियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएस तो है ही है, उसी के तहत होगा कुछ। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत ये जो भीख मांगना है वो आपराधिक कृत्य है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें भीख मांगने के लिए बच्चों को अंधा किया जाता है और उनसे भीख मंगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अपराध से जुड़ा है। इसी को केंद्र में रखते हुए बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत इसको आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है। लेकिन भारत जो है वो दयावान देश है, तो उनको दया आ जाती है, फिर चाहे वो पुलिस हो चाहे सामान्य नागरिक हो, आमतौर पर उनको नहीं उठाते हैं। कहीं कहीं तो अच्छा गठजोड़ बन जाता है दोनों के बीच, क्योंकि जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं वो सामने भिखारी होते हैं, पीछे से बहुत धनवान होते हैं। खैर छोड़िएगा, तो इतना याद रखिएगा, इस्माइल मतलब मुस्कुराना। तो भिखारी जो हैं कैसे होते हैं, रुआसे से रहते हैं, उदास रहते हैं, विभिन्न प्रकार के ताम झाम बना के भिक्षा मांगते हैं। हाँ, जो वाकई मांगते हैं वो तो मांगते ही हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं दिखावा करके मांग लेते हैं भिक्षा, तो उनके चेहरे पे स्माइल लाना है। तो याद रखना है, स्माइल का मतलब उसी स्माइल से है। पैसा मिल जाता है, भिखारी देखिए स्माइल दे के और कहता है जाओ सफल हो गए, हाँ, भविष्यवाणी करके चला जाता है और आपका हृदय भी गदगद हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे आगे चल पड़ते हैं हम लोग भी। निपुण परियोजना महत्वपूर्ण है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में शुरू की, किसने शुरू की, हरदीप सिंह पुरी जी ने। जी हाँ, ये पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, याद रखना है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं, दो मंत्रालय संभाल रहेंगे, याद रखना है। तो क्या उद्देश्य है निपुण परियोजना का, श्रमिकों का कौशल विकास करना, अर्थात जो श्रमिक हैं उनको निपुण बनाना, याद रखना है। तो अगर विकल्प में बच्चे भी रहें तो कंफ्यूज नहीं होना है, श्रमिकों के कौशल विकास से संबंधित है निपुण परियोजना। सुब्रमण्यम समिति, साथियों मैं देख रहा हूँ कि घटना सार में काफ़ी तो नहीं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को छोड़ दिया है कवर करने से, तो मैं उनको भी आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। वो सारा का सारा मटेरियल है आपको उसी अचूक मारक सामग्री में मिलेगा, जो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले उपलब्ध कराऊंगा। बहुत ही मारक होगा साथियों, ज़रूर उसको देख के जाइएगा। और जब देख के जाएंगे और परीक्षा में देखेंगे तो चेहरा आपका भी खिल जाएगा गुलाब की तरह। सेबी द्वारा इसका गठन किया गया है, सुब्रमण्यम समिति का, याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। सेबी जान ही रहे होंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1992 में इसके लिए एक्ट बना दिया गया, याद रखना है। और पहली महिला इसकी अध्यक्ष कौन है, याद होना चाहिए आपको, पिछली बार भी बताया, माधवीपुरी बुच जो है वो पहली महिला अध्यक्ष हैं इसकी, किसकी, सेबी की। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ये भी याद रखना है। फिर सुरेश प्रभु समिति साथियों, राष्ट्रीय सहयोग नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई है। सुरेश प्रभु पिछली सरकार में, मोदी जी की ही सरकार में रेल मंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। उद्देश्य इसका क्या है, जो मोदी जी का ड्रीम है, सहकार से समृद्धि को बढ़ावा देना। इसीलिए साथियों सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और सहकारिता मंत्रालय है साथियों किसके अधीन, मतलब किसके पास, ये भी याद रखना है, अमित शाह जी के पास है। महत्वपूर्ण है मित्रों। तो सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए जो भी ड्राफ्ट तैयार करना है उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई, सुरेश प्रभु को। तो सुरेश प्रभु समिति इसी से संबंधित है। एमएसपी संबंधी समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया,
एमएसपी जो है ज्वलंत मुद्दा है एकदम, आपकी कई सालों से लगातार चर्चा में है। अध्यक्ष जो हैं इसके कौन बनाए गए? संजय अग्रवाल जी। मेंबर कितने हैं? 26 मेंबर हैं इसमें। एमएसपी को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। एमएसपी की बात करें तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है साथियों। किसानों की फसल बुआई से पहले सरकार के द्वारा फसल का पहले ही मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। वो मूल्य ऐसा होता है कि उससे नीचे सरकार खरीद ही नहीं सकती है, मतलब उतना मिलना तय है, चाहे घाटा पड़े सरकार को या फिर फ़ायदा रहे, सरकार उतने पे ही खरीदेगी। तो ये है एमएसपी। तो एमएसपी साथियों सीएसीपी जी हाँ, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइज 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है साथियों, और सलाह देता है किसको? सरकार को, कि इतना एमएसपी आपको निर्धारित करना चाहिए। बाकी ये सरकार की नियति पर निर्भर करेगा कि वो उसको मानती है या नहीं। मतलब इसकी भूमिका जो है सलाहकारी है, याद रखना है। कितनी फसलों का मूल्य निर्धारित करता है ये भी याद रखना है, 22 फसलों का। और साइट पे तो इस बार 23 दिखा रहा था, तो 23 या 22 दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे, दो में से कोई एक ही मिलेगा और आपको करके आना है। धान का समर्थन मूल्य कितना है? 2040 सामान्य धान का और 2060 ए ग्रेड के धान का, याद रखना है। पिछली बार बताया भी है मैंने पिछली क्लास में। निधि खत्री समिति काहे से संबंधित है भैया? राइट टू रिपेयर के निर्माण, राइट टू रिपेयर जो एक्ट होगा उसके निर्माण, उस एक्ट को कैसे बनाया जाए उससे संबंधित सुझाव देने के लिए निधि खत्री समिति बनाई गई। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं सैमसंग का, और बाद में अगर वो ख़राब हो जाता है उसमें कोई एक पार्ट, तो वो ओरिजिनल पार्ट नहीं मिलता है। कंपनी जो है ओरिजिनल पार्ट बनाती नहीं है, केवल पूरा प्रोडक्ट बना दिया। अब उसमें आपने गए और दुकानदार ने कह दिया हमने सैमसंग का लगा दिया है इसमें स्पेयर पार्ट, और आपसे पूरा पैसा ले लिया उसका, और पता लगा वो लोकल था, काम करना बंद कर दिया, फिर आप भटक रहे। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए जो है निधि खत्री समिति का गठन किया गया। राइट टू रिपेयर, उपभोक्ता है उसको रिपेयर कराने का अधिकार मिल जाएगा। जो कंपनी प्रोडक्ट देगी वो अब उसके स्पेयर पार्ट भी बाजार में देगी, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ है ये निधि खत्री समिति। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन, अब सम्मेलन शुरू हो गए हैं। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, मोदी जी ने उद्घाटन किया। थीम इसकी याद रख लेनी है, आजीविका और पोषण के लिए डेयरी। है तो बहुत लंबी, लेकिन साथियों जितनी याद रखी जा सकती है आसानी से उतनी ही हमने मेंशन की है। बस इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा। मोदी जी ने इस सम्मेलन के दौरान साथियों 100% टीके की बात की है। काहे से संबंधित और कब तक? 2025 तक। काहे के लिए? खुरपका और ब्रूसेलोसिस है साथियों, सुधार लीजिएगा इसको, ब्रूसेलोसिस। जी हाँ साथियों, खुरपका और मुंहपका आप लोग जान ही रहे होंगे, बीमारी होती है जानवरों में, उनके खुर और मुंह पक जाते हैं, छाले टाइप के बन जाते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, फिर अंततः जो पशु है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 2019 में इसकी शुरुआत की थी अभियान की मोदी जी ने। कहाँ से? याद होना चाहिए आपको, मथुरा से की थी, उत्तर प्रदेश के, याद होना चाहिए साथियों। और ब्रूसेलोसिस उच्चारण में गरारी फंस जाती है। ब्रूसेलोसिस जो है साथियों इन्हीं पशुओं से होने वाली बीमारी है, जूनोटिक डिसीज़ है। जी हाँ, जीवाणु जनित बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो होती है साथियों जो पशुओं से मानव जाति में फैल जाए। तो ये ब्रूसोलेसिस है। आमतौर पे लोग कच्चा दूध पी लेते हैं। अगर बीमार है पशु, वो ग्रस्त है ब्रूसेलोसिस से, तो व्यक्ति को भी हो जाता है। तो ऐसी बीमारी है। तो याद रखना है, लक्ष्य इसका 2025 तक नियंत्रण का लक्ष्य रखा है। टीकाकरण हो जाएगा 2025 तक, 100% टीकाकरण हो जाएगा। तो 2025 तक 100% नियंत्रण का लक्ष्य है। और 2030 तक साथियों इसके 100% उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन, ऐसे ही साथियों अगर बात करें टीबी की, याद आ गया मुझको,
अगर टीबी की बात की जाए तो टीबी जो है उसके भारत में उसको ख़त्म करने का लक्ष्य कब का है, 2025। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, WHO ने कब तक का रखा है, 2030 तक। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। ये हो गया स्टॉकहोम +50 सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, याद कर लीजिएगा इसको। 2 से 3 जून के बीच स्टॉकहोम में आयोजित हुआ मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन के पहले सम्मेलन, जो कि 5 जून 1972 के दिन आयोजित हुआ था और 16 जून तक चला था। 16 चाहे छोड़ दीजिएगा, लेकिन 5 जून जरूर याद कर लीजिएगा। और आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि इसी दिन जो है, देखिए साथियों चिल्लपो हो रही है पीछे, ये कुछ भी, खैर आप उसको नोटिस मत करिएगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, मेरा भी ध्यान भटक जाता है। मानव मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन के पहले सम्मेलन, जो कि 5 जून 1972 के समय आयोजित हुआ था। मानव पर्यावरण के बीच जो संबंध है साथियों, किस तरह से मानव पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, किस तरह से पर्यावरण मानव को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए साथियों 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी रट लेना है, सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। ठीक है साथियों, तो इसको भूलना नहीं है। स्टॉक 50 वर्ष पूरे हो गए इसके, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है साथियों। तो 72 में पहली बार हुआ था। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, एसएस का मतलब शिखर सम्मेलन है, दुबई में आयोजित हुआ 2022 में। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल, जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग और इससे होने वाली बीमारियां इसकी थीम है साथियों, याद रखना है। इसलिए थीम महत्वपूर्ण हो जा रही, क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि इसका और होम्योपैथी से कोई सम्मेलन ही नहीं, लेकिन कोई मतलब कोई संबंध ही नहीं है। तो बीमारियां और ये होम्योपैथी, ये तो खैर कनेक्ट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कनेक्ट कर रहा है, ना जलवायु परिवर्तन ना ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए हो सकता है पूछ ले, तो याद रखना है। उद्देश्य इसके क्या था, होम्योपैथी की उपचार विधि का प्रचार प्रसार करना, जन जागरूकता का बढ़ाना। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ साथियों, साइंस सिटी अहमदाबाद में, याद रखना है। फिर है ये आपको स्टॉकहोम +50 सम्मेलन, ये स्टॉकहोम में ही आयोजित हुआ। स्टॉकहोम किसकी राजधानी, ये भी याद होना चाहिए। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है साथियों। और याद होना चाहिए स्टॉकहोम में हाल ही में नोबेल प्राइज भी दिए जा रहे हैं। शांति के नोबेल को छोड़ के बाकी सारे नोबेल स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं, ये याद रखना साथियों। अब शांति का कहाँ दिया जाता है, शांति का नोबेल शांति का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जी हाँ साथियों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, शांति का नोबेल ओस्लो में दिया जाता है, जहाँ तक मैं सही हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा राजधानियों को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, उसको देख लीजिएगा। बाकी ये सही है कि शांति वाला ओस्लो में दिया जाता है। कैसे याद रखना है, ओस्लो में ओ आ रहा है, ओ मतलब ओम, और ओम के बाद क्या होता है, शांति, ऐसे याद रखना है आपको इसको ऐसे याद रखना है, ये ट्रिक है साथियों, ओम शांति। तो शांति का नोबल ओम स्लो ओम स्लो शांति, शांति ओम। खैर आगे बढ़ते हैं। हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, महत्वपूर्ण है, गांधीनगर गुजरात में। आयोजन किसने किया, पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, याद रखना है, क्योंकि ये नाम बदल दिया गया है पहले वाले मंत्रालय के नाम से, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। पूछ भी लिया गया था किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अब जो है इसका नाम क्या हो गया, पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। बायो एशिया 2023 साथियों 20वां जो है
सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत का तेलंगाना राज्य करेगा, TLG तेलंगाना। फरवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। उद्देश्य क्या है इसका? जो जीव विज्ञानी हैं, शिक्षा से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, और जो लोग हैं, साथ ही जो स्टार्टअप हैं इससे संबंधित, इन सब के लिए एक मंच प्रदान करना विचार विमर्श का। ठीक है साथियों, ये उसका उद्देश्य है बायो एशिया 2023 के सम्मेलन का। कहाँ आयोजित होगा? तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, जी हाँ, कहाँ आयोजित हुआ? शिमला में। शिमला, हिमाचल प्रदेश, 22 संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, याद रखना है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कतई रट लेना है। UN मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय COP15 2022 का आयोजन साथियों आइवरी कोस्ट। कहाँ स्थित है ये? पश्चिम अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका में स्थित है ये देश है आइवरी कोस्ट। इसका है एक स्थान, एक शहर है एबिजान, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ 2022 में। जी हाँ, और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भूपेंद्र यादव जी ने। कौन होंगे? अंदाज़ा लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। थीम इसकी याद रखनी है, लैंड लाइफ लीगेसी। लैंड लाइफ लीगेसी, जी हाँ, बस यही 3 शब्द याद रखिएगा, बाकी आगे का छोड़ दीजिएगा, लंबी है थीम। विकल्प ही तो चुनना है, हो जाएगा इतना करेंगे तो। मैंने इसमें वही शब्द रखे हैं जो आसानी से याद हो जाएं। COP14 का आयोजन 2019 में हुआ था नई दिल्ली में, याद रखना है। फिर एक और जो महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा, लेकिन जहन में डाल लीजिएगा, जीतो कनेक्ट। जी हाँ, जैन समुदाय को जोड़ने से संबंधित एक सम्मेलन है जो व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उसके संदर्भ में है, पुणे में आयोजित हुआ, मतलब महाराष्ट्र में, याद रखना है। फिर है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस, जी हाँ, भोपाल में आयोजित हुई, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया, AS ने, और इसी समय अमित शाह जी ने जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की। कहाँ? भोपाल में ही, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं किताबों की। तो अंबेडकर एंड मोदी, साथियों किताबों के भी पहले ही शब्द जो हैं वही हमने इसमें लिए हैं, तो आपको यही याद रखना है, आगे का छोड़ देना है। अगर किताब में कहीं और इसको अलग रूप में पाएँ तो उसको इशू मत बनाइएगा। तो अंबेडकर एंड मोदी इलैया राजा की किताब है, याद रखना है, इलैया राजा। भारत अफ्रीका संबंध जो है राजीव भाटिया की किताब है। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून, UNO के प्रमुख जो हैं, बहुत महत्वपूर्ण है साथी। द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, महत्वपूर्ण है साथियों। नवदीप सिंह गिल की किताब है। नॉट जस्ट ए वॉचमैन, विनोद राय जो कि पूर्व CAG हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नाइट जस्ट ए वॉचमैन, जी हाँ, वॉचमैन क्या करता है साथियों? कैग की तरह काम, कैग जो है वॉचमैन की तरह काम करता है, तो याद रखना वॉचमैन। नॉट जस्ट ए वॉचमैन किसकी किताब है? किसी कैग की ही रहेगी होगी, और उसमें कौन है? विनोद राय। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल, याद रखना है। ये घोषाल और ये सब घोषाल बनर्जी सब बंगाल में ही है, बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही कह दिया मैंने, किसी को ठेस पहुंचे तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मतलब ये इसलिए बता दिया है कि आप तुरंत कनेक्ट कर जाएं कि ममता जी की बात हो रही है तो राइटर उसी नाम का होगा, या तो कोई बनर्जी होगा, या कोई घोषाल होगा, या कोई बसु होगा, मतलब इसी तरह से, उसको व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा। लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स, जी हाँ साथियों, ये किताब जो है रशीद किदवई की, महत्वपूर्ण है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रकाश सिंह की किताब है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, इसका पूरा नाम लिख दिया है मैंने, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ। तो अरुंधति भट्टाचार्य, जी हाँ, SBI की अध्यक्ष रह चुकी हैं पूर्व। तो आज साथियों ये करंट अफेयर कंप्लीट होता है, और जो दूसरा हिस्सा बचा है शेष, जिसमें 4 क्षेत्र हमने बताए हैं शुरुआत में, उनको आज ही ख़त्म करके तैयार करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद जल्द ही आपके लिए जो मारक कंटेंट रहेगा करंट अफेयर के लिए,
जो परीक्षा में जाके फोड़ दीजिएगा और सारे सवाल सही होंगे जहाँ तक है, ठीक है, और उसको बाद में मिला भी लीजिएगा, तो वो उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।